क्या आपने कभी सोचा है, जैसे क्रिसमस डे हर साल 25 दिसंबर को आता है, वैसे दिवाली हर साल एक निश्चित तारीख पर क्यों नहीं आती? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में सिर्फ साधारण कैलेंडर नहीं, बल्कि एक खास प्रणाली इस्तेमाल होती है जिसे पंचांग कहते हैं। चलिए समझते हैं कि भारतीय कैलेंडर कैसे काम करता है और इसकी खास बातें क्या हैं। दुनिया की अलग-अलग सभ्यताओं ने समय, दिन और मौसम को नापने के अलग-अलग तरीके अपनाए। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि सूर्य की स्थिति पर आधारित है, और इस्लामिक कैलेंडर जिसे चांद की पोजीशन के हिसाब से बनाया गया है। इसलिए ग्रेगोरियन सोलर यानी सौर्य कैलेंडर है और इस्लामिक कैलेंडर लूनर यानी चंद्र कैलेंडर है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक साल होता है। चांद की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का अंतराल लगभग 29.5 दिन का होता है, जो कि बदलता रहता है। मतलब चंद्रमा आधारित कैलेंडर के 12 महीनों में लगभग 354 दिन होते हैं, जो कि सूर्य आधारित कैलेंडर से 10 से 12 दिन छोटा होता है। यही वजह है कि 2026 में ईद उल फितर 21-22 मार्च को की रात को पड़ी, जबकि 2010 में यह 9-10 सितंबर की रात को थी। इस पूरे चक्र को पूरा करने में इस्लामिक कैलेंडर को लगभग 33 साल लगते हैं। लेकिन दिवाली तो अक्टूबर-नवंबर में ही होती है। भले ही एक ग्रेगोरियन डेट पर ना हो, तो दिवाली खिसक कर जुलाई में क्यों नहीं चली जाती? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में भारतीय कैलेंडर चंद्र सौर यानी लूनी सोलर है। मतलब महीने चंद्रमा की स्थिति से तय होते हैं और साल या ऋतुएं सूर्य से। एक चंद्र महीने में 30 तिथियां और एक साल में 12 महीने होते हैं। इस कैलेंडर में दिन के 24 घंटे नहीं होते, बल्कि तिथि होती है। तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच के कोण पर आधारित होती है। एक महीने में 30 तिथियां होती हैं। अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग सीध में होते हैं, इसलिए इनमें 0 डिग्री या 0 अंश का कोण होता है। जैसे ही इन दोनों में रिलेटिव एंगल 12 डिग्री हो जाएगा, तो एक तिथि पूरी हो जाएगी। लेकिन हर तिथि की लंबाई अलग हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा की गति बदलती रहती है। इसलिए तिथि की लंबाई 20 से लेकर 26 घंटे तक हो सकती है। इसीलिए कभी एक दिन में 2 तिथि होती है और कभी कोई तिथि गायब भी हो जाती है। वह सूर्योदय के समय पर तय किया जाता है। अगर कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है, तो इससे क्षय तिथि कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि कभी-कभी नवरात्रि 8 दिनों की होती है, क्योंकि कोई एक दिन क्षय हो गया होता है। हर महीने को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक के समय को कृष्ण पक्ष और अमावस्या के अगले दिन से पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह सीधे चंद्रमा के आकार या फेजेस से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा पर महीने का अंत माना जाता है, और दक्षिण भारत में अमावस्यांत यानी अमावस्या पर महीने का अंत माना जाता है। इसीलिए किसी महीने की शुरुआत में उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक पखवाड़ा यानी 15 दिन का अंतर होता है। अब एक खास बात, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। पंचांग में इसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। यह लगभग हर 2 साल 8 महीने में आता है। भारतीय खगोल शास्त्र में आकाश को 12 राशि और 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। जिस चंद्रमा के महीने यानी अमावस्या से अमावस्या के समय तक सूर्य एक बार भी अपनी राशि ना बदले यानी कोई संक्रांति ना हो, वह महीना अधिक मास कहलाता है। मान लीजिए श्रावण महीने के शुरू होते ही सूर्य कर्क राशि में था और चंद्रमा की एक परिक्रमा के बाद भी कर्क में ही है, तो श्रावण का एक अधिक मास लग जाएगा। इसीलिए दिवाली अक्टूबर-नवंबर से खिसककर जुलाई में नहीं पड़ती, क्योंकि पंचांग में इस गैप को संतुलित किया जाता है। और भी रोचक बात, कभी-कभी एक महीना पूरी तरह गायब भी हो जाता है।
इसे क्षय मास कहते हैं। अगर अधिक मास औसतन हर 3 साल में आता है तो क्षय मास इतना दुर्लभ है कि यह कभी 19 साल तो कभी सीधा 141 साल के गैप में आता है। पिछली बार यह 1983 में आया था और अब सीधा 2123 में आएगा। यह कब आता है? मान लीजिए चंद्रमा का मार्गशीर्ष महीना लगते ही सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करता है और मार्गशीर्ष खत्म होने से पहले ही मकर संक्रांति आती है, जिसमें सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। तो मार्गशीर्ष के बाद का महीना जो कि पौष है वो क्षय हो जाएगा और अगला महीना सीधा माघ लग जाएगा। एक रोचक तथ्य, क्षय मास सिर्फ ठंड में ही आता है क्योंकि इसी दौरान सूर्य अपनी पोजीशन सबसे धीरे बदलता है। ये पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट की वजह से होता है। भारतीय पंचांग की एक खास बात, हम ग्रहण को भी सटीकता से इसके द्वारा जान सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक प्लेन में नहीं है। जिस प्लेन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, चंद्रमा उससे 5 डिग्री झुके हुए प्लेन पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पंचांग में इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को राहु और केतु कहा जाता है। इसीलिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन राहु और केतु बिंदुओं पर एक सीध में आते हैं तभी ग्रहण लगता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में हो तो चंद्र ग्रहण। भारतीय कैलेंडरों में 60 साल का चक्र भी होता है, विशेषकर दक्षिण भारत में इसे माना जाता है। इस चक्र को संवत्सर कहते हैं। हर वर्ष का एक नाम दिया जाता है। पहले वर्ष को प्रभव तथा 60वें वर्ष को क्षय कहते हैं। अभी पराभव चल रहा है जो कि इस चक्र का 40वां वर्ष है। यह 60 वर्ष का चक्र विशेष रूप से बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न की परिक्रमा की वजह से है। बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 12 साल और शनि को लगभग 30 साल लगते हैं। हर 60 साल में बृहस्पति और शनि एक ही राशि में साथ आते हैं और 60 साल बाद यही क्रम दोहराया जाता है। इसलिए संवत्सर को 60 साल का माना जाता है। अब एक बुनियादी बात जिसकी व्याख्यान करना ज़रूरी है। पंचांग को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके 5 अंग होते हैं। तिथि, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिन की गणना को तिथि कहते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। वार, सप्ताह के दिन को वार कहते हैं, जैसे बुधवार, शुक्रवार। नक्षत्र, आकाशमंडल में चंद्रमा की स्थिति को नक्षत्र कहते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे स्वाति, अश्विनी, रोहिणी। योग, सूर्य और चंद्रमा की दूरियों को योग कहते हैं। ये कुल 27 होते हैं। और करण, एक तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। टोटल 11 करण होते हैं। तो भारतीय कैलेंडर सिर्फ तारीख देखने का तरीका नहीं है, यह एक प्रणाली है जो जोड़ती है चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों की गति और गणित को। इसलिए इसे दुनिया के सबसे जटिल और सटीक कैलेंडर में से एक माना जाता है। इसका मतलब यह सिर्फ लूनी सोलर भी नहीं है, इसका कुछ और नाम रखना पड़ेगा जिसमें प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन भारत में भी हर जगह इस प्रणाली को नहीं अपनाया जाता। मिसाल के तौर पर तमिल पंचांगम, जो कि मुख्यतः सोलर बेस्ड कैलेंडर है, और जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है उस दिन तमिल न्यू ईयर यानी पुतांडु मनाते हैं। ये 14 अप्रैल को पड़ता है। हालांकि तमिल पंचांगम संवत्सर यानी 60 वर्ष के चक्र को भी मानता है। हमने सिर्फ पंचांग आधारित कैलेंडरों के बारे में बात की है। भारत में और भी तरीके के कैलेंडरों को यूज़ किया जाता है, जैसे मेघालय में खासी और जयंतिया कैलेंडर, मिजोरम का खास कैलेंडर। अब आप समझ गए होंगे हमारे त्यौहार सिर्फ तारीख नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का परिणाम है। अब तक जो हमने बात की ये तो सिर्फ सतही जानकारी है। इस प्रणाली को गणित के रूप में समझाया गया है सूर्य सिद्धांत में, जिसको 4वीं 5वीं सदी के आसपास संकलित किया गया था।